दोस्तों सीटेट में 98 प्लस मार्क्स लाने के लिए मात्र दो ही चीज़ें जरूरी होती है। एक, प्रीवियस ईयर की तैयारी करते रहना, और दूसरा एनसीईआरटी का जो लाइंस है वो देखते रहना। आज के क्लास में मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन लाया हुआ हूँ जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में पूछा गया था, और ये नए सिलेबस पर आधारित है। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा के द्वारा करवाया गया था? पहला ऑप्शन है चोल वंश, चंदेल वंश, राजपूतों द्वारा, चालुक्य द्वारा। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। चोल वंश, राजपूत और चालुक्य द्वारा नहीं होगा। तो 31 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट देखते चलेंगे क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा सही रहेगा। आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। आप छात्रों को निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? बच्चों से परियोजना कार्य करवाना है, और इसमें से आपका ऑप्शन दिया हुआ है जयंती पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, कीर्थर पहाड़ियाँ। आप मध्य भारत में परियोजना कार्य की तैयारी कराना चाहते हैं, तो आप लोग बताइए कमेंट में आंसर इसका। देखिए हमारा करेक्ट आंसर विंध्य पहाड़ियाँ हो जाएगा। जयंती पहाड़ियाँ नहीं होगा, ये पूर्वोत्तर भारत में होती है। अरावली नहीं होगा, कीर्थर भी नहीं होगा। हमारा आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विंध्य पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, मुगल अपने मंगोल वंशीय संबंधितता के स्थान पर तैमूर वंशीय संबंधितता पर ज्यादा बल देते थे, क्योंकि आपके समक्ष ऑप्शन है, वे अपनी पितृवंशीय संबंधितता को वरीयता देना चाहते थे। तैमूर वंशियों ने मंगोलों को हराया था। मंगोल उज्बेकों से संबंधित थे, और तैमूर वंशीय कवि और चित्रकारों की संरक्षण देते थे। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या होगा बताइए कमेंट में। इसका आंसर देने से पहले मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ, वहां पे समझाता हूँ। मुगल शासक दो वंशों के वंशज थे, और उनकी माता की ओर से बात करें तो वे चीन और मध्य एशिया में मंगोल जनजातियों के शासक चंगेज खान के वंशज थे। और पिता की ओर की बात करें तो पिता की ओर से वे ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक तैमूर वंश के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, माता की ओर से चंगेज खान के वंशज थे और पिता की ओर से तैमूर के उत्तराधिकारी थे। मुगलों ने अपने मंगोल वंश पर नहीं बल्कि तैमूर वंश पर ज्यादा जोर दिया। अब यहीं पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी का आपको प्रत्येक लाइन देखना पड़ेगा। मुगलों ने अपने मंगोल वंश पर नहीं बल्कि तैमूर वंश पर जोर दिया था, क्योंकि चंगेज खान की स्मृति असंख्य लोगों के नरसंहार से जुड़ी हुई थी। अगला देखते हैं, मंगोलों का संबंध उज्बेकों से भी था। तो यह उज्बेक जो थे उनके मंगोल प्रतियोगियों के साथ जुड़ा हुआ था। और दूसरी ओर मुगलों को अपने तैमूर वंश पर गर्व था, क्योंकि इसने इतिहास में एक अच्छा नाम हासिल किया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? मंगोल उज्बेकों से संबंधित है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुगलों द्वारा अपने मनसबदारों को अलग अलग परिवेशों से नियुक्त करने का क्या कारण था? तो पहला ऑप्शन है, मनसबदार और प्रजा में भाषाई होगा, यहाँ पे भाषाई रुकावट को कम करने के लिए। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजात्य वर्गों को सेवा में संयोजित करने के लिए। सी है, विविध क्षेत्रों से लोगों को निष्ठा और सहयोग प्राप्त करने के लिए। और डी है, सबको समाहित करने और सार्वभौमिक भाईचारे के विचार को बढ़ाने के लिए। तो आप लोग इसका आंसर फटाफट बताइए। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजात्य वर्गों का सेवा में संयोजित करने के लिए इसका मुख्य कारण था। तो ये सभी नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विषम जोड़ा है? विषम जोड़ा यहाँ पर बताना है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, स्टेटमेंट का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ एनसीईआरटी का स्टेटमेंट और उसका रीजन वाला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का लाइन से उठाऊं और उसका केवल प्रैक्टिस कराऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है और पता नहीं कौन सा स्टेटमेंट पूछ दे। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसका स्टेटमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन का एक अलग क्लास ही रख दिया जाए। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको क्या करना है इसके बारे में, क्लास स्टार्ट किया जाए या नहीं। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। विषम जोड़ा बताना है, यहाँ पे कौन सा एक अलग है, दार्शनिक परंपरा है और कौन उसका संस्थापक है ये दिया हुआ है, उसमें से कौन नहीं होगा, विषम जोड़ा पूछना है। वैशेषिक का कड़ात दिया हुआ है, न्याय का गौतम है, योग का पतंजलि और वेदांत का जैमिनी। इसको समझने से पहले चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, वहां से हम लोग समझते हैं। देखिए वैशेषिक दर्शन के जो संस्थापक के कड़ात थे, पहला हमारा जो था वैशेषिक के कड़ात, ये तो हमारा सही है।
कणाद एक प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक हैं और वे वैज्ञानिक साथ साथ एक दार्शनिक भी थे। उन्होंने भारतीय दर्शन के वैशेषिक विद्यालय की भी स्थापना की थी। तो इसके साथ में एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि भारतीय दर्शन के वैशेषिक विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कणाद ने की थी। और किस दार्शनिक परंपरा के वो संस्थापक थे? तो वैशेषिक दर्शन के संस्थापक थे। चलिए अगला देखते हैं, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के कौन संस्थापक थे? ऋषि गौतम। यहाँ पे देखिए न्याय के गौतम, ये भी हमारा सही है। न्याय दर्शन हिंदू दर्शन के 6 रूढ़िवादी विद्यालयों में से एक थे। यहाँ पे देखिए 6 रूढ़ि विद्यालय में से एक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। योग के कौन है संस्थापक? पतंजलि थे। और वेदांत का पूछा हुआ है। वेदांत की बात करें तो वेदांत की प्रमुख 3 शाखाएं हैं, ठीक है। अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत, ठीक है। और इन सब का जो प्रवर्तक है शंकराचार्य, रामानुज और मध्वाचार्य, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। योग को तो पतंजलि, ये भी सही है, लेकिन वेदांत का यहाँ पे जैमिनी, यही हमारा क्या है? विषम जोड़ा। इस तरह से क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैमिनी, क्योंकि यहाँ पे विषम जोड़ा पूछा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मथुरा के बारे में नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। मैं कोशिश करता हूँ कि कम समय में ज्यादा प्रश्न को सॉल्व करा दिया जाए और जितना फास्ट हो सके उतना प्रैक्टिस करना जरूरी है। और खासकर प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट वाला जो मैंने बोला हुआ था उसकी तैयारी करना ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं स्टेटमेंट वाला भी क्लास बहुत जल्द लाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, मथुरा के बारे में नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे मथुरा यातायात और व्यापार के 2 मार्गों उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ता था, ठीक है। और मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। और आपके समक्ष ऑप्शन है, तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। मथुरा यातायात और व्यापार के 2 मार्ग था, लेकिन उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम की तरफ नहीं था, वो मध्य भाग और पश्चिम की ओर था वो, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। मथुरा जो है बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था, ये हमारा सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही। तो किस में है? हमारा A गलत है और B सही है, हमारा ऑप्शन C सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। महलबारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व किसको दिया जाता था? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, यह गांव के मुखिया को दिया जाता था। और महलबारी बंदोबस्त जो है यह 1822 में हॉल्ड मैकेजी द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। और राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व गांव के मुखिया को दिया जाता था। जब हम लोग क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत के विषय में दिए गए वक्तव्यों, यहाँ पे वक्तव्य होगा, पर विचार करें और दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। 3 ऑप्शन है और इसके आधार पर आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है, अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया। बी है, इन वनों में लोगों को झूम खेती करने और फल इकट्ठा करने और शिकार करने की अनुमति दी गई थी। और तीसरा है, जब लोगों को वनों के भीतर रहने से रोक दिया गया तब वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई महसूस हुई। तो ये देखिए स्टेटमेंट वाला भी हो गया, ये आपका एनसीईआरटी का पूरा लाइन है और उसी को उठाकर दे दिया गया है और उस पर आधारित आपको आंसर बताने हैं। इसीलिए मैं इस तरह के प्रश्नों को, स्टेटमेंट वाला प्रश्नों को शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, ज़्यादातर स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है, अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया, तो ये तो सही है। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों ने क्या किया था? सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया था, ये सही बात है। इन वनों में लोगों को झूम खेती करने व फल इकट्ठा करने और शिकार करने की अनुमति थी, ये बात गलत है। देखिए एनसीईआरटी का लाइन है, यहाँ पे एक एक चीज आपको देखना है। यहाँ पे अगर नहीं लगा देता तो आपका ये लाइन सही हो जाता। तीसरा है, जब लोगों को वनों के भीतर रहने से रोक दिया गया तो वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई होने लगी। जब वन में लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या हुआ? वन विभाग को मजदूर नहीं मिल पा रहे थे। तो ये हमारा सही है और सी सही है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए और सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मोस्ट VVI है, इससे आपको 1 नंबर जरूर क्वेश्चन में आएगा देखने के लिए। तो जो सुधारक हैं और उनके सुधार आंदोलन है, जरूर नहीं कि इसमें से ये आ जाए, लेकिन इसमें से 2-3 आ सकते हैं। और एनसीईआरटी का जो और भी सुधारक है उनके बारे में आपको देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें से आपको एक प्रश्न जरूर आएगा। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, 1 नंबर मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, आना ही आना है। तो सुधारकों का नाम दिया हुआ है और उनके सुधार आंदोलनों का नाम दिया हुआ है, तो आप लोग जल्द से मिलान करिए और कमेंट में बताइए। पेरियार किससे संबंधित है? इनका आंदोलन कौन सा था? सुधार आंदोलन।
स्वाभिमान आंदोलन, ठीक है। पेरियार स्वाभिमान आंदोलन से संबंधित है। घासीदास जो है सतनामी आंदोलन से संबंधित है। और केशव चंद्र जो है ब्रह्म समाज से संबंधित है। और हेनरी डिरोजियो जो है यंग बंगाल से संबंधित है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट क्या होगा, ए का हो जाएगा 3, ए का 3, ए का 3, और बी का 4 हो जाएगा, बी का 4, सी का हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी यहीं पे गलत हो गया तो हमारा ये बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस सामाजिक सुधार संगठनों को चिन्हित करना है जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जातीय उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया था। पहला है एशियाटिक सोसाइटी, भारत धर्म महामंडल, सनातन धर्म सभा, सिंह सभा। इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा डी, सिंह सभा। ठीक है, क्योंकि सिंह सभा द्वारा ही जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईसाई या क्रिश्चियन जो मिशनरी होते हैं अपने विद्यालय के माध्यम से वो क्या कर पाए थे या दे पाए थे। तो पहला ऑप्शन है सभी जनजाति समूहों और जातियों में समानता और न्याय के विचारों को लागू करना। ऑप्शन बी है जातीय रीति रिवाजों के विरोध में जन आंदोलनों का गठन किया हुआ था, गठन हो जाएगा यहाँ पे। जिन्हें अस्पृश्य से समझा जाता था उन्हें काम के अवसर दिए थे कि बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ साधनों के साथ तैयार किए हुए थे। ये कौन सा हो जाएगा, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। देखिए ये सभी तो नहीं होगा, जनजाति समूहों और जातियों में समानता और न्याय के विचारों को ये लागू नहीं किए हुए थे। जातीय रीति रिवाजों के विरोध में जन आंदोलनों का गठन नहीं किए हुए थे और इन्हें काम का अवसर नहीं दिया गया था। ये बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ साधनों के साथ तैयार करना, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर चुने। पहला ऑप्शन है मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की थी। ऑप्शन बी है मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। और सी है मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में हुए कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण था। और इसके ऑप्शन है, तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए। देखिए मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की थी, ये तो बात सही है, एनसीईआरटी का लाइन है ये, और आपको उसी तरह से उठाकर दे दिया है। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, ये भी बात ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में हुए कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण था, 1907 में नहीं होगा, ये बात हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और बी करेक्ट। ऑप्शन ए और बी सत्य है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ और तथ्यों को समझ लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1906 को। कहाँ हुआ था, तो ढाका में। किसने किया था, तो नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और इसके अन्य सदस्यों की बात करें तो विकार उल मुल्क, सैयद अमीर अली, सैयद नबी उल्लाह और खान बहादुर गुलाम और मुस्तफ़ा चौधरी इसके सदस्यों में से थे। ठीक है, और इसकी पहली अधिवेशन की बात करें तो 1907 में इसकी पहली अधिवेशन हुई थी, दिसंबर 1907 में इसकी पहली अधिवेशन हुई थी और कराची में हुई थी। ठीक है, और इसी अधिवेशन में ये जो मांगे हैं वहां पे की गई थी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्यमार्गी राष्ट्रीय नेताओं के औपनिवेशवाद के विरोध से संबंधित निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है और उससे संबंधित सही विकल्पों को चुनना है। पहला है मध्यमार्गी नेता अंग्रेजी राज की भाषणों द्वारा आलोचना करते थे और प्रतिनिधियों को जनता को संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजते थे। ऑप्शन बी है मध्यमार्गी नेताओं के विचार में अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के विचारों का आदर करते थे, अतः वे भारतीयों की न्यायोचित मांगे को मान लेंगे, उनका ये मानना था। तो आप लोग करेक्ट आंसर इसका बताइए। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। मध्यमार्गी नेता जो है वो अंग्रेजी राज के भाषणों द्वारा आलोचना करते थे और प्रतिनिधियों को जनता को संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजते थे। ये एनसीईआरटी का लाइन है, उसे को उठाकर आपको दे दिया गया है। और दूसरा दिया हुआ है मध्यमार्गी नेताओं के विचार में अंग्रेज
स्वतंत्रता और न्याय के विचारों का आदर करते थे। तो उनका मानना था कि अगर वो मांग करेंगे तो भारतीयों की न्यायोचित मांगों को अंग्रेज मान लेंगे। ये दोनों लाइन सही है और ए और बी दोनों सत्य है और बी ए की सही व्याख्या करता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि केवल स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन होगा उसी को मैं आपके समक्ष लाऊं और उसका क्लास बहुत जल्द आपके समक्ष लाने वाला हूँ। आप लोग कमेंट में उसका बताएं कि आपको कैसा लगेगा वो क्लास। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी कब? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इस क्वेश्चन में लगभग 50% गलतियां सब कोई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1949 और 1950 में दो ही में कन्फ्यूजन होता है। ये तो यहाँ पे इसको हटा दीजिए, सबको यहाँ पे दो ही ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है। देखिए यहाँ पे लागू करने की बात बोल रहा है, जब लागू करने की बात बोलेगा तो 1950 हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन कब उसको स्वीकार किया गया, तो स्वीकार करने की बात बोलेगा तो 1949 हमारा तब सही होता, लेकिन यहाँ पे लागू करने की बात बोल रहा है तो 1950 हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है? वाससेज, हिमालय, यूराल और माउंट किलिमंजारो। यहाँ पे देखिए वलित पर्वत तो हैं, लेकिन सबसे पुराने वलित पर्वत का उदाहरण यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पुराना हमारा वलित पर्वत कौन हो जाएगा? यूराल। यह पर्वत कहाँ है? तो रूस में स्थित है। हिमालय भी वलित ही है लेकिन सबसे नया है ये। और वाससेज जो है भ्रमशोथ पर्वत का उदाहरण होगा। ठीक है, जब क्लास करेंगे तो वहाँ पर डिटेल से बात कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अक्षांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या विविध है। अक्षांश समय की पहचान करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अक्षांश की बात करें तो यह हमारा भूमध्य रेखा हो गया, यह हमारा अक्षांश रेखा हो गया। ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या विविध है। ठीक है, सही बात बोल रहा है यहाँ पे। अक्षांश जो है काल्पनिक है, काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है और जिसकी त्रिज्या बहुत सारी है। जैसे यहाँ इसकी त्रिज्या अलग हो जाएगी, इसकी अलग हो जाएगी, इसकी अलग हो जाएगी, तो त्रिज्या विविध है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ? सही हुआ। अक्षांश समय की पहचान करने के लिए अति महत्वपूर्ण है, ये हमारा स्टेटमेंट, ये हमारा लाइन गलत हो जाएगा, क्योंकि अक्षांश समय की पहचान करने के लिए, देशांतर समय की पहचान करने के लिए जरूरी होता है। अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है, अक्षांश को अंश में मापा जाता है, ये बात हमारा सही है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 होता है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ, ठीक है, उत्तर साइड में भी और दक्षिण साइड में भी, नॉर्थ और साउथ साइड दोनों साइड में ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। तो ये लाइन भी हमारा क्या है? सही है। अगर मान लीजिए 360 डिग्री का है तो यहाँ पे अगर ध्रुव की बात करें 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री मतलब 1/4 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ए, सी और डी, ए, सी और डी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है? तो पहले प्रश्न जो था पूछ लिया जाता था कि कौन से राज्यों से गुजरती है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रों की बात बोल रहा है, तो कौन से क्षेत्र से होकर गुजरती है आइए देखते हैं। और उसके साथ साथ में हम लोग राज्य को भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा पड़ता है और किस राज्य में सबसे कम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि कैसा पूछ दे। आइए इसको हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस किस राज्यों से गुजरती है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, आपको याद भी होगा, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो मी से हमारा क्या हो जाएगा? मी से हमारा हो जाएगा मिजोरम, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। त्रा से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। ठीक है, प से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। र से क्या हो जाएगा? राजस्थान।
ग से क्या हो जाएगा? ग से गुजरात। म से क्या हो जाएगा? म से मध्य प्रदेश। म से मध्य प्रदेश हो गया। छ से छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और झार से हो जाएगा झारखंड। तो बेसिकली ये ट्रिक होता है, इसको याद रखने के लिए। मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। ठीक है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था वो राज्य नहीं पूछकर क्या पूछ दिया हुआ है? क्षेत्र पूछ दिया है। देखिए यहाँ पे राज्य नहीं पूछकर क्षेत्र पूछा है। तो अब हमको याद रखना होगा कि किस क्षेत्र में कौन सी पर्वत श्रेणियां पड़ती है, उसके आधार पर आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए, और ये रहा हमारा कर्क रेखा। देखिए यहाँ पे ये कर्क रेखा जा रही है, ये कर्क रेखा हो गया। इसमें थोड़ा मैं टाइम दे रहा हूँ इसलिए कि इससे क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में। क्षेत्र से पूछे या कोई राज्य से पूछे, लेकिन क्वेश्चन आएगा इससे, इसलिए मैं इसमें थोड़ा समय दे रहा हूँ। ये हमारा कर्क रेखा का लाइन हो गया। और एक एक करके इनके बारे में हम लोग समझते हैं। अरावली श्रृंखला। अरावली श्रृंखला हमारे कहाँ है? यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे अरावली, यहाँ पे अरावली श्रृंखला। तो क्या ये कर्क रेखा में गुजर रही है? नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है विंध्य श्रृंखला। विंध्य श्रृंखला कहाँ है? तो विंध्य श्रेणी जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है। तो ये कर्क रेखा से होकर जा रही है, तो इसलिए विंध्य श्रृंखला हमारा सही हो जाएगा। आइए पश्चिमी घाट देखते हैं। पश्चिमी घाट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या यह कर्क रेखा को टच कर रही है? नहीं कर रही है। दक्कन का पठार। दक्कन का पठार देख लेते हैं। क्या दक्कन का पठार कर्क रेखा को टच कर रही है? नहीं कर रही है। इस तरह से हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विंध्य श्रृंखला, क्योंकि यह कर्क रेखा को यहाँ पे टच कर रही है। ठीक है, और साथ में एक चीज और देख लेते हैं कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा कर्क रेखा को टच करती है। तो मध्य प्रदेश जो हमारा है, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा, और राजस्थान क्या हो जाएगा? सबसे कम। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछ दे, ये भी प्रश्न आ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न फाइनल हुआ और इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए, मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा। भारत जो है ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। जब लंदन में शाम के 4 बजे होंगे तो भारत में क्या समय होगा? सुबह के 9:30 बजे, शाम के 9:30 बजे, सुबह के 10:30 बजे और शाम के 10:30 बजे। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग को करना होगा। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। पहले ग्रीनविच से 82.5 डिग्री आगे पूछा हुआ है, यानी पूर्व में स्थित है। पूर्व में जो समय होता है उसको ऐड करते हैं, पश्चिम में जो समय होता है उसको माइनस करते हैं, हम लोग घटाते हैं। तो पूर्व की बात बोल रहा है तो हम लोग ऐड करेंगे। पहले हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए पृथ्वी जो हमारा 24 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, कोण बनाती है। तो 1 घंटे में कितना बनाएगी? 360/24, और ये कट के हो जाएगा 15 डिग्री का। ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 1 मिनट में 4 डिग्री। 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 4 डिग्री का। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? 82.5 से इस 4 में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये निकल करके आ जाएगा 0.033, और ये दशमलव है तो ये दशमलव यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल कर आ गया? 330 मिनट निकल कर आया। लेकिन मिनट में हम लोग क्या करेंगे? इसको फिर से घंटे में चेंज कर देंगे। घंटे में चेंज करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5.5 यानी 5.5 घंटे। तो हमारा क्या दिया हुआ है? 4 बजे का समय दिया हुआ है। तो 4 बजे के समय में हम 5 घंटे 5.5 यानी 30। ठीक है, 5.5, 5:30 को क्या बोलते हैं हम लोग? 5.5 बोलते हैं, या तो ऐसे लिखेंगे और टाइम में इसको करने के लिए ऐसे लिख देंगे। 5.5 की बात बोल रहा है तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 9। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9:30 बजे रात्रि, क्योंकि आगे की बात बोल रहा है तो ये हो जाएगा हमारा रात्रि। शाम के 9:30 बजे आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर ही निर्भर करती है, ये तो हमारा स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, ये लाइन सही दिया हुआ है। स्थान की जलवायु मुश्किल से प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। देखिए, किसी स्थान की जलवायु मुश्किल से नहीं, पूरी तरह से वनस्पति को प्रभावित करती है, तो ये हमारा लाइन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मुश्किल से नहीं होगा। देखिए अगला ऑप्शन है सी, स्थान विशेष पर ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे जो कारक होते हैं उस स्थान की वनस्पति के प्रकार में योगदान देते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट जो लाइन दिया हुआ है हमारा सही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन बी हमारा गलत हो रहा है। तो ऑप्शन ए और सी कहाँ है, ऑप्शन ए और सी यहाँ पे ऑप्शन सी है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है, एक तंत्रीय, राजतंत्र, लोकतंत्र या अबंधता, लेसेस-फेयर। देखिए, एक तंत्र का मतलब होता है कि जहां शासन एवं शक्ति एक ही व्यक्ति के अधिकार में होता है, एक ही व्यक्ति के अधिकार में हो तो उसे एक तंत्रीय बोलते हैं, और जहां राजा के हाथों में उसे राजतंत्र बोलते हैं, और जहां जनता के हाथों में वहां लोकतांत्रिक बोलते हैं। और लेसेस-फेयर 18वीं शताब्दी का एक आर्थिक सिद्धांत है जो व्यापारिक मामलों में किसी भी सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करता था। यानी व्यापारिक मामलों में किसी भी सरकारी हस्तक्षेप का यह क्या करता था, विरोध करता था। तो इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिनिधि के रूप में, तो प्रतिनिधि के रूप में कौन हो जाएगा, लोकतांत्रिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जनता प्रतिनिधि को चुनकर सरकार बनने के लिए भेजती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त हो रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं फिर से दोबारा बता देता हूँ, एनसीईआरटी का केवल स्टेटमेंट वाला, यानी एनसीईआरटी को जो लाइन वाला होता है, स्टेटमेंट देता है, उससे रीजन पूछता है। ये क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से चूज करूंगा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में सबसे ज्यादा, क्योंकि स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगला क्लास जो होगा मैं स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको स्टेटमेंट वाला क्लास कैसा लगेगा, और ये भी बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में स्टेटमेंट के क्वेश्चन के साथ में।